महादेवी वर्मा विदेशी सामान खरीदना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो विदेशी नहीं खरीद। यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है वो कुछ खरीदना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बार बहन ने पड़ोसियों के यहाँ रकाबियां धोकर चीनी को खिलाया था। प्रणाम, मैं रिहान आयस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए गद्य मंजूषा है, उसके अंतर्गत जो आपका 5वां पाठ है चीनी फेरी वाला, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ की जो लेखिका है उसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। लेखिका चीनी फेरी वाला जो आपके लिए पाठ है, उसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फारुखाबाद में हुआ था। इनको जो है 1983 में 1983 ईस्वी में काव्य इनका जो यमा है, इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि हैं। इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। 11 दिसंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। चीनी फेरी वाला जो है वो एक रेखा चित्र है। इसके माध्यम से जो है चीनी के रूप रंग, जो चीनी वाला व्यक्ति है, जो चीनी व्यक्ति है, उसके रूप रंग, नाक नक्शा व वेशभूषा आदि का उल्लेख करती है, जो अपनी आजीविका के लिए विषम परिस्थितियों से जूझते हुए घर घर जाकर अपने सामान को बेचता है। यहाँ पर देखिए एक ऐसे चीनी का जो कि जिसका रूप रंग, जो चीनी लोग होते हैं उनका रूप रंग वेशभूषा से भी एक ही तरह नजर आता है। तो ऐसे चीनी के जो रूप था, जिसका जो चीनी का रंग था, जिसकी वेशभूषा थी, और साथ ही साथ वो जो है बहुत ज्यादा परिस्थितियों से, बहुत ही विषम परिस्थितियों से जो है समस्याओं से, परिस्थितियों से डटकर संघर्ष करते हुए वो अपनी आजीविका के लिए, अपने दिननित्य के जीवन को चलाने के लिए घर घर जाकर जो सामान बेचता था, इस सारी बातों का इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। प्रस्तुत संकलन में लिए गया रेखा चित्र चीनी फेरी वाला स्मृति की रेखाएं में संकलित है। ये रेखा चित्र चीनी भाई एवं सिस्टर का वास्ते नाम से भी प्रकाशित हो चुकी है। जो प्रस्तुत संकलन है, जो आपके लिए प्रस्तुत संकलन है, ये एक रेखा चित्र, ये एक ऐसा रेखा चित्र है जो चीनी व्यक्ति है उसकी स्मृति की रेखाएं, उसकी स्मृति की, उसकी यादों की एक रेखाएं। ये जो है ये संकलित है, ये संकलित क्या है, एक चीनी व्यक्ति की यादों में लिखा हुआ एक रेखा चित्र है। ऐसे ये चीनी भाई एवं और सिस्टर का वास्ते नाम से भी ये प्रकाशित हुई। यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा चीनी भाई से जो प्रथम भेंट हुई थी, जबकि चीनी भाई कुछ सामान बेचता हुआ इनके घर के पास आया था। उस वक्त किस तरह से उस चीनी का रूप रंग वेशभूषा थी, किस तरह से वो क्या है अपना सामान बेचने के लिए बातें करता है, ये सारी बातें शुरू होती है आपके पाठ से। ये सारी बातें इस पाठ में करती है। यहाँ पर जो पहली बार चीनी भाई इनके द्वार पर आया था कुछ सामान बेचने के लिए, उसी का उल्लेख करते हुए आपका पाठ शुरू होता है। कई वर्षों पहले जब महादेवी वर्मा तांगे से उतरकर भीतर जा रही थी कि भूरे कपड़े का गड्ढा बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला द्वार के बाहर खड़ा फैरन खरीदने को कहा, पर वर्मा जी ने ये कहा कि मैं विदेशी फैरन नहीं खरीद। तब चीनी ने कहा, हम फैरन हैं, हम तो चाइना से आते हैं।
कहने वाले के कंठ में सरल विस्मय के साथ अपेक्षा की चोट से उत्पन्न चोट भी थी। तो वर्मा जी को चीनी फेरी वाले को देखने की इच्छा हुई। तो यहाँ पर कई वर्ष पहले जबकि महादेवी वर्मा तांगे से उतरकर जब वो अपने घर के अंदर जा रही थी, तभी वहां पर एक चीनी व्यक्ति जो कि बाएं कंधे पर जो कि भूरे कपड़े से बंधी हुई एक कपड़े की गड्डी को उठाए अपने पीठ पर लटकाए हुए कहता है कि कुछ यानी महादेवी वर्मा से कहता है कि कुछ खरीदने के लिए। लेकिन महादेवी वर्मा यहाँ पर विदेशी सामान खरीदना पसंद नहीं करती थी, तो वो कहती है कि हम विदेशी नहीं खरीदते। तो यहाँ पर जो चीनी है वो कहता है कि हम तो फॉरेन हैं, हम तो चाइना से आए हैं। इस तरह से वो जो कहता है उसकी आवाज में, उसके कंठ में एक सरल चोट थी, जो कि उसकी कंठ में, उस वाणी में, उसकी वाणी में एक प्रकार की जो चोट थी, इसको वो देखते हुए, महादेवी वर्मा जी देखते हुए चीनी फेरी वाले को देखने की जो उनमें एक प्रवृत्ति, एक इच्छा जो है, एक इच्छा उनको होती है। तो चीनी फेरी वाले को देखने की एक इच्छा उनको होती है। धल में मटमाइल सफेद किरमिच के जूतों में छिपाए छोटे पैर, पतलून, पैजामे और कुर्ते तथा काट की एकता का आधार पर सिला कोट पहने, हाथ से आधा माथा टेके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी। वर्मा जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। तो यहाँ पर जो है, जब उनको चीनी को देखने की इच्छा होती है तो चीनी वाले को, चीनी उस व्यक्ति को देखती है, वो एक ऐसी मूर्ति थी जो कि सफेद किरमिच के जूतों में जो अपने छोटे छोटे पैरों को छिपाए हुए खड़ा हुआ था, और पतलून और जो है पाजामा और कोट पहना हुआ, जो एक छोटी सी बहुत क्या है वो नाटा सा एक चीनी व्यक्ति जो आधा माथा टेके, दाढ़ी मूछ जिसकी नहीं थी, ऐसी एक जो है एक छाया, एक नाटी जो मूर्ति थी। वहां पर महादेवी वर्मा कह रही है कि इतना नाटा, इतना छोटा सा एक चीनी व्यक्ति जो है, बहुत ही उसका जो हाइट था बहुत छोटा था, वो बहुत ही नाटा सा था, ऐसी एक मूर्ति वहां पर खड़ी थी। तो चीनी फेरी वाले को देखकर महादेवी वर्मा जी कहती है कि मुझे कुछ नहीं खरीदना भाई। चीनी फेरी वाले को देखकर यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे कुछ खरीदना नहीं है भाई। तब चीनी ने कहा, हमको भाया बोला है तो तुम जरूर लेगा। ये कहकर कपड़े का गदर उतारते हुए उसने कहा, चाइना सिल्क क्रेप बहुत अच्छा है, सिस्टर का वास्ते कहा। तब वर्मा जी ने 2 मेज पोश खरीदा और सोचा कि इतनी कम बिक्री के कारण चीनी फिर नहीं आएगा। पर 15 दिन के बाद फिर वर्मा जी के घर पर आया। वर्मा जी कुछ नहीं लेना चाहती थी, पर चीनी ने कहा, सिस्टर का वास्ते है कि लाता है, बहुत व्यस्त, सब सेल हो गया, हम इसको पॉकेट में छिपा के लाता है। यहाँ पर जब महादेवी वर्मा कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं खरीदना है भाई, तो यहाँ पर जो चीनी फेरी वाला है वो कहता है कि अगर आप मुझे भाई कह रहे हैं तो आप जरूर मुझसे कुछ खरीदेंगे। इस तरह से जब चीनी फेरी वाला वर्मा जी से कहता है तो वर्मा जी 2 मेज पोश जो है वो खरीद लेती है और सोचती है कि इतनी कम खरीदी मैंने की है, फिर से ये फेरन जो है नहीं आएगा, जो चीनी फेरी वाला है फिर से कुछ लेकर नहीं आएगा। लेकिन 15 दिन के बाद फिर से चीनी फेरी वाला इनके घर के पास आता है कुछ सामान लेकर। यहाँ पर फिर से महादेवी वर्मा कुछ खरीदना नहीं चाहती, लेकिन वो कहता है कि सब कुछ बिक गया, सब कुछ बेच दिया, सिर्फ कुछ वो अपने पॉकेट में रखकर कुछ लेकर आया था और कहता है कि ये तो सिस्टर का वास्ते लाया है। इस तरह से कहते हुए उनके द्वार के पास आता है। इतना कहते हुए
वो बताता है कि मैं जेब में कुछ छिपाकर सिस्टर के वास्ते लाता है, इस तरह से वो कहता है। जो हांकी की वो बहुत सुंदर थी, जो चीनी नारी की कोमल उंगलियों की कलात्मकता ही नहीं, जीवन के अभाव की कहानी भी कह रही थी। जब वर्मा जी ने कुछ ना लेने को कहा, उस वक्त चीनी फेरी वाले ने एक सांस में सिस्टर का वास्ते लाता है ऐसे दोहराने तेहराने लगा। उस दिन से चीनी वर्मा जी के घर जब तब आने लगा। फिर नीली दीवार पर इस प्रकार के पक्षी और पर्दों के कोनों में किस फूल पंजे खिलेंगे, इन सब की भी जानकारी चीनी रखता था और अपनी कथा सुनाने का भी वो इच्छुक और उत्सुक रहा करता था। तो यहाँ पर वो क्या है, अपने जेब में छिपाए हुए हैंकी लेकर आया था जो बहुत सुंदर थी। फिर यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है वो कुछ खरीदना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है चीनी फेरी वाला कहता है कि सिस्टर का वास्ते लाया है। तो तब से जो है चीनी फेरी वाला महादेवी वर्मा के घर में जब तब आया करता था, क्योंकि 2-3 बार दोहराने लगा कि वो तो सिर्फ सिस्टर का वास्ते लाया है। इसके बाद जो है महादेवी वर्मा के घर जब तब वो आया करता था, कुछ ना कुछ सामान लेकर आया करता था। फिर चीनी को क्या है, हर तरीके का ज्ञान भी था। वो जो है इन्हीं फिर नीली जो दीवार पर किस प्रकार के नीली दीवार पर किस प्रकार के पक्षी और किस प्रकार के पर्दों के कोनों में किस फूल और पंजे खिलते हैं, किस फूल किस तरह से क्या है नीली दीवार पर खिलते हैं, ये सारा ज्ञान उसे था। तो ये सब वो महादेवी वर्मा से कहने लगता है और वो जो है अपनी कथा भी सुनाने का वो एक इच्छुक रहता है, अपनी कथा को भी महादेवी वर्मा से सुनाता है। किस तरह से वो अपने बचपन से लेकर आज तक किस समस्याओं से जूझता रहा, ये सारी कहानी सुनाने के लिए वो बहुत ही इच्छुक रहता है। चीनी के माता पिता मांडले आकर चाय की छोटी दुकान खोली, तब उनका जन्म नहीं हुआ था। जो चीनी फेरी वाला था, उनके माता पिता जो है वो चाइना में जो कि मांडले आकर जो है ये चाय की दुकान खोलते हैं, तब चीनी फेरी वाले का जन्म नहीं हुआ था। जब उसकी माँ ने चीनी को जन्म दिया, उस वक्त उसकी माँ का देहांत हुआ और उसकी बहन सिर्फ 7 वर्ष की थी। उसने संरक्षण छोड़कर परलोक चली गई थी। चीनी फेरी वाले की माँ इस अनदेखी माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा अटूट थी। चीनी फेरी वाले की कहानी यहाँ से आरंभ होती है। उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। विमाता आई जब चीनी 5वें वर्ष में पैर रखा, उस वक्त एक दुर्घटना में उसके पिता का देहांत हो गया। चीनी की विमाता और बहन में किसी प्रस्ताव को लेकर क्या है वैमनस्य बढ़ रहा था। तो यहाँ पर जब चीनी ने जन्म लिया, उस वक्त उसकी माँ जो है परलोक सुधार गई, यानी उसकी माँ का देहांत हो जाता है और उस वक्त उसकी बहन की जो उम्र थी वो सिर्फ 7 साल की थी। तो इस बहन के सहारे छोड़कर इसकी माँ ने क्या है इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, वो परलोक सुधार देती। इसके बाद इनके जो पिता थे, चीनी फेरी वाले के जो पिता थे, उन्होंने दूसरा विवाह किया और घर में विमाता आ गई। यहाँ से चीनी फेरी वाले के संघर्ष की कहानी शुरू होती है। और जब विमाता आई, विमाता और इसकी बहन में किसी ना किसी विषय में लेकर अन्यमनस्य रहता था। तो क्या है जब चीनी फेरी वाला जो है 5 साल का होता है, उसी वक्त एक मोटर दुर्घटना में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इसके बाद इसकी माता और इसकी बहन में अन्य मनस्य जो है बढ़ता चला जाता है किसी ना किसी एक विषय को लेकर। किशोरी बालिका की अवज्ञा का बदला उसी को नहीं, उसके भाई को भी चुकाना पड़ा। उसकी बहन उसके आंसू पोंछती, उसकी देखरेख करती थी। चीनी अपनी बहन से पिता के पास जाने का रास्ता पूछता तो
उसकी बहन के आंसुओं की बूंद देखकर वो घबराकर बोल उठता था, उसे कहवा नहीं चाहिए। वह तो पिता को देखना भी नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जब चीनी 5 वर्ष का होता है, जब उनके पिता का मोटर दुर्घटना में देहांत हो जाता है, इसके बाद यानी विमाता जो इसकी थी और जो इसकी बहन थी, किसी ना किसी विषय में जो है अन्य मनस्य उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पर इसकी बहन जो है चीनी फेरी वाले से बहुत प्रेम करती थी, वो ये किशोरी थी। फिर जो भी वहां पर अन्य मनस्य दोनों में बढ़ता, इसका शिकार चीनी को भी होना पड़ता था। इसकी बहन जो है, चीनी फेरी वाले की जो बहन है, जब चीनी फेरी वाला अपने पिता के पास जाने की बात करता है तो उसकी बहन की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। तो ये देखकर वो घबरा जाता और अपने पिता के पास ना जाने की भी बात वो कर बैठता। कई बार बहन ने पड़ोसियों के यहाँ रकाबियां धोकर चीनी को खिलाया था। चीनी प्रत्येक व्यक्ति से अपने पिता के बारे में पूछता। हकला हकला कर कुछ ने उसे आश्चर्य से देखा तो कुछ ने मुस्कुराकर। एक दुकानदार ने उसका हाथ पकड़कर बाहर छोड़कर विमाता से दंड दिलाने की धमकी भी दी। इस प्रकार उसकी खोज का अंत हुआ। कई बार जो है इसकी बहन जो है पड़ोसियों की जो बर्तन होते हैं उसे साफ कर कर इसे खिलाया था। और जब चीनी फेरी वाला अपने पिता के बारे में दूसरों से पूछता तो कोई उसे देखकर मुस्कुराकर रह जाता, कोई उसकी और आश्चर्यचकित से देखता। तो एक दुकानदार ने उसका हाथ पकड़कर बाहर उसे छोड़ते हुए कहा, अगर फिर से वो अपने पिता के बारे में पूछेगा तो क्या है उसकी विमाता से कहेगा। तो वो घबराकर फिर से अपने पिता के बारे में पता पूछना वो छोड़ देता है। एक दिन चीनी की बहन जो बाहर गई, फिर वो लौटी ही नहीं। बहन को खोजने के लिए चीनी गली गली में मारा मारा फिरने लगा। फिर क्या होता है कि चीनी की जो बहन थी, एक किशोरी, वो इसकी विमाता जो है किसी ना किसी व्यक्ति के साथ उसे भेजा करती। एक बार चीनी के लिए कुछ खाना और कुछ खिलौने, एक बार जब उसकी बहन बाहर गई, फिर वो घर आई तो एक बार उसे कुछ अच्छा खाना लेकर देती है, और एक बार किसी व्यक्ति के साथ मोटर में बैठकर जाती है तो फिर कोई खिलौना लाकर देती है। जब एक बार वो इसकी बहन बाहर जाती है, फिर वो कभी नहीं लौटती। चीनी फेरी वाला उसकी बहन की खोज में जो है मारा मारा फिरने लगता है और वो गली गली में सभी जगह अपनी बहन को खोजने लगता है, लेकिन चीनी फेरी वाले की जो बहन है वो उसे नहीं मिलती। इसी प्रकार भटकता हुआ वह गिराकटों के गिराह के हाथ लगा और तब उसकी दूसरी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्तों को 2 पैरों से बिठाना, गर्दन ऊंची कर खड़ा होना, मुंह पर पंजे रखकर सलाम करना आदि करतब सिखाते हैं, उसी प्रकार वे सब उसे तंबाकू के धुएं और दुर्गंधित सांस से भरे और फटे छितड़े, टूटे बर्तन और मैले शरीरों से बसे हुए कमरों में बंद कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने के अभिनय में परागत बनाने लगे थे। तो यहाँ पर जब वो अपनी बहन की खोज में निकलता है तो किसी एक गिराह के गिरफ्त में आ जाता है। चोर जो होते हैं, डाकू जो होते हैं, ऐसे लोगों के गिरफ्त में आ जाता है। और जो ये लोग हैं, ऐसे चोर और जो है गिराकटों थे, ऐसे एक गिराह में जब वो फंस जाता है, यानी वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, तो जो कि प्राणियों को जैसे कि सलाम करना, मुंह पर पंजे रखना और क्या है इस तरह के जो करतब सिखाया करते हैं, इसी तरह से क्या है चीनी फेरी वालों को वो गिराह वाले सिखाने लगे। और गंदा कमरा था, टूटे फूटे बर्तन और साथ ही साथ वहां पर गंदी दुर्गंध भरी सांस, तंबाकू, ये सब वहां पर जो कि चलता था। इतनी गंदी सी जगह में उसे बंद करके ये सारी कर्तव्य सिखाने लगे, ये सारे अभिनय उसे करने के लिए कहा गया और उसे सिखाने लगे। इस तरह से
इस समस्या में, ऐसी एक परिस्थिति में वो क्या है, गिरफ्तार हो जाता है। पर चीनी अभिनय में बार बार भूल करता और मार खाता। चीनी फेरी वाला वहां पर बहुत ही कष्ट उठाए और उन चोरों का कुछ भी वस्तु खोते ही उस पर संदेह होता तो बिना चुराए ही चीनी कांपने लगता था। फिर चीनी को सहना पड़ता उन चोरों का बचा हुआ खाना। चीनी को काली बिल्ली के साथ मिलकर खाना पड़ता था। उसके लिए वह नर्क था। तो यहाँ पर जब जो चीनी फेरी वाला अगर इस अभिनय में कुछ भी चूक कर देता, यानी वो बार बार इसमें चूक करता, बार बार चोर उस पर जुल्म करते और जो वहां गिराह था उसमें जो चोर थे वो उसे मारा पीटा भी करते, साथ ही साथ उनका बचा हुआ खाना काली बिल्ली के साथ मिलकर खाना उसको पड़ता था। इस तरह से बहुत सारे दुख उसे वहां पर उठाने पड़ते हैं। उसे जो है चीनी फेरी वाले के लिए वो एक नरक के समान था। ऐसा जो कि उस गिरफ्त में जब ये क्या है, इस उन लोगों के गिरफ्त में जब ये फंस गया, उस वक्त वो जगह उसके लिए नरक के समान थी। मारपीट, अगर वो कुछ चुराता भी नहीं तब भी अगर कोई उसकी ओर देखता तो वो कांप उठता। बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे बहुत सारी मार और झूठा खाना जो कि काली बिल्ली के साथ मिलकर उसे खाना पड़ता। ये सारी जो है मुसीबतें उसके जीवन में आ गई थी। इस तरह से उसने बहुत सारा संघर्ष वहां पर किया। एक बार चीनी फेरी वाले के पिता परिचित एक चीनी व्यापारी से उसकी भेंट होती है। तब चीनी की दिशा बदली। वह कपड़ों के दुकान में व्यापार की विद्या सीखने लगा। जब वो कुछ अधिक समझदार हुआ उस समय उसकी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया पर उसका पता न मिला। इसके बाद जब एक बार इनके पिता जो हैं उनका एक मित्र से इसकी भेंट होती है, उस वक्त जो है जो नर्क में ये फंसा हुआ था उस नर्क से क्या है उसे रिहाई मिलती है। फिर वो उसके साथ, यानी वो एक कपड़ों का व्यापारी था, यानी इनके पिता का जो मित्र था वो कपड़ों का व्यापारी था। इसे वो यानी चीनी फेरी वाले को क्या है कपड़े बेचने का जो काम है वो सिखाता है। जब वो कुछ समझदार हो जाता है उस वक्त वो अपने बहन को ढूंढने का बहुत ज्यादा प्रयास करता है, लेकिन उसकी बहन उसे नहीं मिलती। इसी बीच मालिक के काम से चीनी रंगून आया, फिर 2 वर्ष कलकत्ता में रहा और तब अन्य साथियों के साथ इस और उसे आने का संदेश मिला था। बीच बीच में वो महीनों के लिए बाहर चला जाता था पर लौटते ही सिस्टर का वास्ते लाता है यह कहकर वर्मा जी के घर आया करता था। वर्मा जी उसकी कठिनाई समझ नहीं पाई। एक दिन वर्मा जी को पता चला कि चीनी को लड़ने के लिए चाइना जाना है। तो फिर जो है इसे जो इसका मालिक था जो कि इसे कपड़े बेचने के लिए दिया करता था, वो मालिक के काम से उसे क्या है चीनी रंगून आया। चीनी रंगून वो आता है और 2 वर्ष वो कलकत्ते में इस व्यापार को करता है। फिर जो है इस और आने का उसे संदेश मिलता है। तब वो इस और आकर अपना सामान यानी बेचने लगता है। तो यहाँ पर जो है बीच बीच में इस और उसे आने का संदेश मिला, इसीलिए उस और आकर अपना जो कार्य है जो कपड़े बेचने का वो काम करता रहा। जब भी चीनी फेरी वाला महीनों तक गायब रहता, फिर महीनों तक वो किसी और शहर या किसी और काम की वजह से जो मालिक का काम हो वो चला जाता। जब भी वो आता वर्मा जी के घर, कभी भी वो आकर कहता कि सिस्टर का वास्ता लाया हूं। जब भी वो महीनों तक वो गायब रहता, जब भी महीनों के बाद वर्मा जी के घर आता तो वो कहता कि सिस्टर का वास्ते लाया है। तो उसकी कठिनाई जो है, उसकी जो कठिनाई की परिस्थिति जो है ये समझ नहीं पाई। लेकिन वर्मा जी समझ नहीं पाई और क्या है चीनी को क्या है एक बार उनको पता चलता है कि चीनी को जो है चाइना लड़ने के लिए जाना है। तो इस तरह से एक दिन वर्मा जी को पता चलता है।
महीनों तक वो क्या है किसी और शहर में या किसी और काम के लिए चला जाता। जब भी वर्मा जी के घर आता तो कुछ ना कुछ अपने जेब में रखते हुए आता और कहता है कि सिस्टर का वास्ते लाया है। तो ये उसकी कठिनाई जो है वो वर्मा जी समझ नहीं पाई। एक दिन जो है उसे पता चलता है, यानी वर्मा जी को पता चलता है कि क्या है चीनी को लड़ने के लिए फिर से चाइना जाना है। पर इतना जल्दी कपड़े कहाँ बेचे, अगर ना बेचे तो मालिक को हानि होगी। तब वर्मा जी खोज ढूंढकर और कुछ दूसरों से उधार लेकर उससे कपड़े खरीदे और चीनी के जाने का प्रबंध किया। वर्मा जी कहती है कि फिर से चीनी को देखने की संभावना नहीं हुई। चीनी के दिए हुए थानों से वर्मा जी ने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बनाकर खर्च किया, पर और भी 2-3 थान उनकी अलमारी में है। तो जब वर्मा जी को पता चलता है कि इसे लड़ने के लिए यानी चीनी को चाइना जाना है, तो उसके पास बहुत सारे कपड़े थे। अगर वो कपड़े ना बेचता तो अपने मालिक को द्रोह यानी अपने मालिक को धोखा देने जैसे था। तो वो क्या है इसकी कठिनाई को महादेवी वर्मा जी समझती है। फिर वो कहीं से ढूंढ कर कुछ पैसे इकट्ठा करती है और कुछ उधार लेकर जो है वो पैसे किसी से उधार लेकर उससे थान खरीद लेती है। यहाँ पर चीनी से ये भी पूछती है, तो चीनी से ये भी कहती है कि तुम अब फिर चाइना जाना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ, हम अपने देश को जाना चाहते हैं। मैंने कब कहा कि चाइना हमारा नहीं है। यहाँ पर चीनी फेरी वाले के जो देश के प्रति प्रेम था इसे भी हम देख सकते हैं। जब उसके पास से जो कुछ दूसरों से कर्ज लेकर महादेवी वर्मा कुछ पैसे कहीं कहीं से इकट्ठा करके उसके थान खरीद ली। इसके बाद जो है ग्रामीण बच्चों के लिए उसने कुर्ते सिलाए, यानी उन कपड़ों से ग्रामीण जो बालक थे उनके लिए कुर्ते सिलाए। आज भी कुछ थान महादेवी वर्मा कहती है कि मेरी अलमारी में है। जो चीनी फेरी वाले की संघर्ष भरे जीवन की कहानी थी वहीं चीनी फेरी वाला है, जो महादेवी वर्मा जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से क्या है लिखा है। महादेवी वर्मा चीनी फेरी वाले के रूप रंग और उसके किस प्रकार अपनी बहन से प्रेम करता था, अपने देश से प्रेम करता था, इतना सारा उसे चाइना में सहन करने के बावजूद भी वो अपने देश के लिए किस तरह से प्रेम अपने मन में भरा रखा था, इसको भी यहाँ पर हमें पता चलता है। और साथ ही साथ चीनी जो व्यक्ति है वो अपने मालिक को द्रोह भी नहीं देना चाहता, धोखा नहीं देना चाहता। इसीलिए जो उसके पास बचे हुए थान थे वो महादेवी वर्मा को बेचते हुए वो अपने क्या है देश को लौट जाता है, अपने चाइना को वो लौट जाता है। ये सारी कहानी क्या है चीनी फेरी वाले की कहानी है, जो कि महादेवी वर्मा जी बहुत अच्छी तरह से इसे दर्शाया है। आज मैंने आपको जो आपका 5वां पार्ट चीनी फेरी वाला था इसके बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।